अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजेंडा पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का निज़ाम एहतसाब को दरपेश चैलेंजेस और ख़ास तौर पे एहतसाब के नाम पर सियासी जमातें ये कह रही हैं, अपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि हुकूमत इंतकाम ले रही है और इंसाफ और एहतसाब के इदारे कितने आज़ाद हैं। जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में कब बेहतर होगा, आम आदमी को कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस में वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को गिरफ़्तार कराना चाहते थे। असल हक़ाइक़ क्या हैं? बशीर मेमन साहब ने जो इंकशाफ़ात किए उससे के पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? इस पे शहज़ाद अकबर साहब भी और बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब भी कह चुके हैं कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है और इस तरह के इल्ज़ाम ये अगर कोई हकीकत होती तो बशीर मेमन साहब को पहले सामने आना चाहिए था। ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और ये किसी की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज़कियाकार, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेजर साहब, अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम की बात करें तो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा। आज तक कोई भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर आज तक और लियाक़त अली खान साहब की शहादत से लेकर आज तक हम देखें, किसी भी फ़ैसले का सही मानों में कमीशन्स बनते हैं, फ़ैसले नहीं आते और इतने ब्लर होते हैं कि उनको हम तारीख़ का हिस्सा भी नहीं बना सकते और किसी को बता भी नहीं सकते। क्या वजह है हमारा जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने सारी बातें बताई जस्टिस सिस्टम की, आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि अब तक क्या-क्या फ्लॉज़ हैं और कौन-कौन से केसेस जो हैं कितने कंट्रोवर्शियल रहे हैं और उनके ऊपर कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। इसी तरह से जो कमीशंस भी बने हैं कोर्ट की जी, अदलिया के, उसमें उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये पूरे सिस्टम को एक दफ़ा रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम बात करते हैं पुलिस रिफ़ॉर्म की, जुडिशरी की भी पूरी सही। एक रिफ़ॉर्म होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग हो, इसकी एजुकेशन हो और इसके तहत जो है वो जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाएँ। अभी आपने देखा है कि जजेस जो हैं वो जुडिशल काउंसिल जो है और वो किसी की भी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो वकीलों वकला में से ही जो है वो उनको ले जी, लेती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट बिल्कुल। का उसमें हाँ, प्रेशर होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि उसके अपने मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो हायर कोर्ट्स के अंदर आएँ। तो ये जब तक ये रिफ़ॉर्म नहीं होगा और अदलिया को मुकम्मल आज़ादी नहीं होगी कि इनको किसी भी साइड से मुकम्मल कोई प्रेशर ना हो इनके ऊपर और इनको कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत प्रेशराइज़ ना कर होना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि तभी ये अदलिया आपकी जो है वो आज़ाद है। बज़ाहिर कहने को अभी भी आज़ाद है, लेकिन जिस तरह की आपने बात की कि इनके जो केसेस हैं पुराने, आप बहुत सारे देखें तो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसमें अभी बिल्कुल ऐसे महमूदुर रहमान के केस की अगर हम बात करें, आज तक जितने भी हमारे यहाँ कमीशन्स बने हैं, वो जो कमीशन्स की रिपोर्ट्स आती हैं, वो जिस भी पार्टी के खिलाफ जाते हैं यानी फैसला आता है तो वो नहीं मानते उसको और हमेशा हमने देखा कि वो एक तारीख़ का ही हिस्सा बने रहे और ब्लर तारीख़ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई इतना ऐसा फैसला हो जो हम तारीख़ के स्टूडेंट्स को या लॉ के स्टूडेंट्स को बता सकें, रेफ़रेंस के तौर पे उनको दे सकें कि ये इतना तारीख़ी फैसला आया था। उसके बाद अगर हम अभी देखें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से जो इंकशाफ़ात हुए और इस फ़ैसले को जितना कंट्रोवर्शियल इस हुकूमत ने बनाया, अब आप नहीं समझते पहले ही ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ब्यूरोक्रेसी थी, तो ज़ाहिर है उनकी एक लेगेसी है। 30-35 साल उन्होंने हुकूमत की और उनके लोग थे, उनके ब्यूरोक्रेट्स थे। अब चूँकि कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस केस में भी प्रेशर डालने की कोशिश की साबिक डीजी के ऊपर, डीजीएफआईए, तो अब उन्होंने इंकशाफात किए, पे उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं कि क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि जब आप पोजीशन पे हैं तो तब आप बोलें कि मेरे पास ये मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। जब आप जॉब छोड़ के चले जाते हैं, 2 साल गुज़र जाते हैं, उसके बाद फिर आप कौन से किसी टीवी प्रोग्राम में या किसी अखबार को इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद आप इंकशाफात करते हैं कि मैंने ये किया, मुझे इसका प्रेशर था। इस कंट्री के अंदर ये एक रवायत सी है कि जो भी पावर में आता है वो कोशिश करता है कि तमाम इदारे उसके अंडर में रहकर काम करें, उसकी विशन विल के ऊपर काम करें। सही।
और इसी तरह से इदारे भी हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के जो उनके एफिलिएशंस होती हैं या किसी जगह बहुत सारी जगह पे वो बायस हो जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, जस्टिस अब्दुल क़य्यूम के मामले में आपने देखा है कि उसमें जी। भी इस तरह की मसाइल क्रिएट हुए, लोगों ने क्रिएट किए। फिर आपने वीडियो देखी आपके जो नैब कोर्ट के जज की, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ ये उसी वक़्त आते हैं जब गवर्नमेंट्स हमारी कोशिश करती हैं कि तमाम जो इदारे हैं, सिवाय रह दे कि एक इदारा जो उनको पता है जो उनके अंडर में नहीं आ सकता, तो सही। बाकी तमाम इदारों को वो उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और उन्हें पता होता है कि ये इदारे अगर उनके कंट्रोल में आ गए तो उससे अपनी मर्ज़ी और मंशा के वो फ़ैसले कराने की फैसले कोशिश करना। करते हैं। तो अच्छा। इसलिए ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि ये अदलिया को बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं होगी और इनका पूरा एक रिफ़ॉर्म पैकेज पूरा एक जब तक हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और न सिर्फ अदलिया बल्कि एहतसाब के जितने भी और इंसाफ के जितने भी इदारे हैं उन सबको सही करना होगा, सिस्टम बेहतर करना होगा और मेरिट पर लोग लेकर आने होंगे। क्योंकि अगर अदलिया सही है और एफआईए सही नहीं है तो भी मसला होता है, और अगर एफआईए सही है अदलिया सही नहीं है तो भी इश्यूज़ हैं। फिर हमारा थाना कल्चर, हमारा ये जो नहीं अ, आम एक पुलिस की सिपाही से लेकर ऊपर तक सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। और इस सिस्टम को में सब अगर आप थाने में चले जाएँ, आप एफआईआर कटवाने चले जाएँ, आप छोटा-सा केस लेके जाएँ, वो आम शख्स जो हम कहते हैं ना कि सस्ता और फौरी इंसाफ, ये हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इंसाफ अगर हो भी रहा है तो जो बिग शॉट्स हैं उनके लिए तो इंसाफ है, वो चले भी जाते हैं मुल्क से बाहर, वो मुल्क से में वापस भी आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी करवाते हैं। लेकिन आम आदमी अभी भी अगर आप जेलें देखें, अदालतें देखें, तो वहाँ पे गरीब आदमी ही इंसाफ को तरस रहा है, अमीर आदमी तो इंसाफ ले ही लेता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है मैं समझता हूँ। और इस सिस्टम में आपने देखा है जो भी ख़राबियाँ हैं, लेकिन इस ख़राबी का जो सबसे ज़्यादा जो आप कह लें बर्डन जो है वो बार है, वो गरीब आदमी बर्दाश्त कर रहा है। सही। आप देखिए गरीब आदमी में औरतें हैं, वो बच्चों के साथ जेलों में बंद हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं ज़मानतों के, तो वो साला साल वो उस तरह से वो गरीब आदमी जो है वो जेलों में धक्के खाता रहता है, बंद रहता है। कोर्टों में किस तरह से धक्के खाते हैं, थानों में किस तरह से लोग ज़लील ख्वार होते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है उसने कहा कि जी हम ये ऐसे कर देंगे, मॉडल थाने लाएंगे, हम यूँ कर देंगे, हम मॉडल कोर्ट्स बनाएंगे। पहले के मुकाबले में बहरहाल मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए और आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, किसी भी शोबे पे नहीं है। किसी भी चीज़ को आप उठा लें यहाँ पे, तो गरीब आदमी आपको पिसता हुआ मिलेगा। देखें ये जो जितने भी ऊपर हैं आप जिनकी बात कर रहे हैं, जी। चाहे हमारे लीडरान हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये मेंबर हों, एमएनए एमपीएस हों, और जो भी पैसे वाले लोग हैं, ये सब आप देखें कि कोई भी किसी भी स्टेज के ऊपर आप मुझे बता दीजिए किसी भी कोर्ट से अभी कोई जेल काट रहा हो लंबे अरसे की या कुछ हो, चाहे वो नून लीग के थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे, आपको सब लोग बाहर मिलेंगे। ऐसे ही। गरीब आदमी आपको जेलों के अंदर बंद मिलेगा। तो ये तो देखें बिल्कुल आँखों देखा इंसाफ है, सारी दुनिया के सामने है, ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये कौन सा इंसाफ है जिसमें गरीब आदमी पिस रहा है और अमीर आदमी जो है वो चाहे उसने कुछ भी किया हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसने करप्शन की हो। तो ये हमारे मुल्क में करप्शन को एक बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट है। फिर गवर्नमेंट के अपने एफिलिएशंस हैं, फिर जो को जजेस होते हैं, पुलिस जो भी हम पाकिस्तानी, बिल्कुल। हम अपने जो रिलेशंस होते हैं उनकी तरफ हम बायस हो जाते हैं। तो वो हक़ बात जब हम नहीं करते हैं तो वो इस तरह के मसाइल क्रिएट होते हैं। फिर गवर्नमेंट पे दर पे ख़ुद भी एनआरओ देती रहती है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको हुकूमत करनी होती है, तो बहुत सारे माफियाज़ बन चुके हैं। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी आप देखें, मैं ये न्यूज़ ब्रेक की है कि देखें ये जो अब जहांगीर तरीन साहब हैं, इनको भी गवर्नमेंट जो है टू समहाउ अपरेंटली शायद ना दिखाएं, लेकिन समहाउ उनको भी एनआरओ देखें। अब जो रातों रात जो है वो डीजी एफआईए चेंज हो जाता है या एडिशनल डायरेक्टर एफआईए चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह का मुल्क है जहाँ किसी को भी रातों मेरे रात साहब ये तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर, और उससे पहले भी ये तो इंसाफ का नारा लगा के आए थे, और इनका तो स्लोगन ही ये है कि साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। तो अभी इससे जब हम फाइजा केस में अगर हम देखें, गो के अभी ये साबित होना बाकी है, ये केसेस इल्ज़ामात लगाना आसान है, उनको साबित करना मुश्किल होता है। साबित ना भी हो, लेकिन एक इमेज तो है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोगों को उम्मीद थी, इमरान खान बज़ाते खुद बहुत ईमानदार अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी जो टीम है, उनकी जो कैबिनेट है, उसकी अगर हम बात करें तो वो सही मानों में आवाम तक तो ना आवाम को कोई तब्दीली नज़र आ रही है, ना कोई इंसाफ नज़र आ रहा है, ना थाना
कचहरी कल्चर तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे जो कि इमरान खान ने दावा किया था कि मैं इस कल्चर को बदलूँगा। देखिए, इमरान खान साहब ने जितनी भी बातें की, जो आपने कंटेनर की बातें की, वो आज सब पे उन्होंने यू टर्न ले लिया। और अब जो आम मसाइल हैं आवाम के, वो आपके सामने हैं। लोग उसी तरह से ज़लील ख्वार हो रहे हैं, उसी तरह से वो बेचारे लाइनों में लग रहे हैं। आप देखें, चीनी है तो वो लाइनों में लग के ले रहे हैं, पेट्रोल है उसके प्राइसेस कहाँ पहुँचा दिए, महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई। ये थोड़ी सी खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की पीटीआई की कि उनको कोई ना कोई जो है वो क्रिकेट की तरह जो है वो बैड वेदर मिल जाता है कि जी कोरोना की तरह कि जी क्लाउड्स आ गए और अभी मैच बंद हो गया, या हो अभी गया बारिश हो गई, या अभी पिच जो थी वो ख़राब बनाई गई। सही। ठीक है, होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं, तो इस तरह की थिंग्स लाइक दैट वो अभी तक उसी चीज़ों पे जो है वो ब्लेम गेम चला रहे हैं और उनको वो एक्सक्यूज़ेस मिले हुए हैं और वो उन एक्सक्यूज़ेस के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो गरीब आदमी है, जो आपका मेजॉरिटी तबका है पाकिस्तान का, वो इस वक्त बुरी तरह पिस रहा है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आती है फाइनेंशियल साइड के ऊपर कि इकॉनमी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इकॉनमी एक इंजन है इस मुल्क का। अगर वो ठीक हो जाती है तो फिर बाकी चीज़ें खुद ब खुद शायद ठीक हो जाएँ, तो उसमें नेक नीयती नज़र आती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ तो है ना मेरे साहब, हर डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ी वास्ट रेंज रखता है। अदलिया की बात करें, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, पुलिस की बात करें, इसमें रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रही। आपके जो थिंक टैंक्स होते हैं वो बैठ के काम करते हैं, आपको आपकी लीगल टीम काम करती है, आपकी जो इकॉनमी की टीम है वो काम करती है, आपकी जो डिप्लोमेटिक फोरम की जो टीम है वो काम करती है। हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने थिंक टैंक्स होते हैं। वो एक्टिविटीज़, वो रिफॉर्म्स हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले 3 सालों में तो हमें नज़र नहीं आए, अगले 2 सालों में हो सकता है क्योंकि इनकी पॉलिसी चेंज हो। देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि अगले 2 सालों में भी कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इनकी टीम वही जो है, में इमरान खान साहब लाख नेक नियत नज़र आएँ, लेकिन जो इनकी टीम है उसमें इनके पास जो है वो कैपेबल बंदे अवेलेबल नहीं हैं। और अभी तक किसी ने भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिस पे आप उनको आउटस्टैंडिंग ग्रेड कर सकें। ये आम किसी से भी बात कर लें तो यू विल नॉट फाइंड एनीबडी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शेख रशीद साहब हों, असद उमर साहब हों और दूसरे जितने भी हैं, ये सब, इनको आप लोग बातचीत में तो देखेंगे कि बातें करने में ये सब आगे हैं और ये सब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने होते हैं, मुख्तार के गाजी हैं। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरह ये दूसरी जो मुखालिफ पार्टियां हैं, बस इनका काम ये है कि मुखालिफ पार्टी ने क्या किया है और उसके साथ क्या है, अपने कामों पर फोकस कोई नहीं है। और उसी तरह से करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी उसी तरह से एक बेलगाम घोड़े की तरह आप देखें, वो सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए हैं। वो लोग प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट है। जब उनको आप इस तरह से बना देंगे कि वो खाली मिनिस्टर्स की तरह प्रोटोकॉल एंजॉय करना है ब्यूरोक्रेसी ने, तो वो फिर खादिम का तो वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो वो खादिम नहीं रहते, वो हाकिम बन जाते हैं। इसमें भी तो देखें मेरे साहब, 50 वो लोग हैं जो खान साहब की टीम का हिस्सा नहीं थे। अब ये वो लोग हैं जो प्रीवियस हुकूमतों में रहे, मशीर कह लें, वज़ीर कह लें, और 10 के लगभग वो लोग हैं जो खान साहब के नए चेहरे हैं, यानी खान साहब की टीम है, जिसमें असद उमर शामिल है, जो इसमें मुराद सईद शामिल है, अली मोहम्मद शामिल है। इस तरह के जो लोग हैं, फ्रेश लोग, शफकत महमूद हो गए, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ आए। सिर्फ 10 हैं, 50 लोगों की वो आपने पुरानी टीम रखी हुई है। तो फिर अगर पुराने ही लोगों के साथ और उन्हीं क्रैप्ट और इलेक्टेबल्स के साथ आपने जाना था, उन्हीं टेक्नोक्रेट्स के साथ अगर जाना था, तो फिर तब्दीली का नारा लगाने की क्या ज़रूरत थी? वो लोग तो पिछले 35 साल से कुछ नहीं कर सके इस मुल्क के लिए, और वही आपके पास टीम है, क्योंकि 50 लोग तो वो हैं, 10 लोग फ्रेश हैं। आप देख लें कि वही लोग जो पहले ट्रायल किए हुए हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के फॉरेन मिनिस्टर थे, मतलब की अपॉइंटमेंट्स पे भी आप देखें कि वो लोग रखे हुए थे। आप हफीज़ शेख साहब को देखेंगे जो वो गिलानी साहब के साथ भी मौजूद थे, शौकत तरीन साहब को भी देखें, पहले सब आजमा चुके हैं। जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं, यू विल फाइंड मोस्टली इस तरह आपने कहा कि 50 लोग। तो ये इमरान खान साहब का एक अलमिया है कि इन्होंने हुकूमत में तो आ गए, लेकिन इनके पास टीम नहीं थी। लेकिन ये तो दावा करते हैं मेरे पास 200 लोगों की टीम है। देखिए, जब हुकूमत के लिए आदमी कंटेस्ट करता है इलेक्शन को, तो ज़ाहिर है उसने बहुत सारे इस तरह के जो है वो बनाने होते हैं, और ड्रीम्स उन्होंने जो है ना, फॉल्स ड्रीम्स, और वो उन्हें दिखाने होते हैं। तो वो इमरान खान साहब ने ज़रूर दिखाए, लेकिन इनके पास टीम ही नहीं थी, और ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे किस तरह से ये अचानक गवर्नमेंट में आ जाएंगे, इनको गवर्नमेंट मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल इनके लिए सडन और सरप्राइज़ था कि इनको गवर्नमेंट मिल गई, और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है इनको कि इसको कैसे रन करें, कि लोगों को लाएं, किसको ना लाएं। और अभी तक फिर ये ऑब्लाइजिंग उसके ऊपर रहते हैं, सिंपैथेटिक कंसिडरेशंस के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। कोई भी इनको कुछ कह देता है, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हावी हैं, वो अपनी मर्ज़ी के बंदे फिर इनको बताते हैं, और वो अपनी उनकी मर्ज़ी पे बहुत सारे बंदे लेकर आए।
इसमें मिर्ज़ा साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे कि ये केस इमरान खान साहब के ऊपर 2 चीज़ें हैं, जाते-जाते मैं आपसे पूछूँगा। एक तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस और ख़ास तौर पे बशीर अहमद साहब के जो इल्ज़ामात हैं, ये हुकूमत को कितना डैमेज करेंगे? और दूसरा, जहांगीर तरीन ग्रुप की जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म से, और उसका जो एक तासुर जा रहा है, मतलब कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल जो हमारे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को नहीं मिलना चाहिए था। वो जब तक ये फ़ैसला नहीं आता तब तक उसको किसी भी ग्रुप का प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोगों की ये राय है कि नहीं, ठीक है, खान साहब को मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अपोज़िशन ये कह रही है कि आपने एनआरओ दे दिया है जहांगीर तरीन को, इसका मतलब ये है कि खान साहब जहांगीर तरीन के प्रेशर में आ गए। देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने इस वक्त जो शो ऑफ फोर्स या पावर शो की है, उसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही। उनके पास बहुत फ्रेजाइल मेजॉरिटी है। जहांगीर तरीन साहब के बग़ैर जो इस वक्त उन्होंने अपने साथ जिस तरह से ये 30-40 बंदे शो कर रहे हैं और रोज़ाना उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और अभी नेक्स्ट शेयरिंग पे भी उन्होंने कहा है कि वो सब आएंगे, डिस्पाइट कि इनकी मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इनके साथ सुलह करें सही। और इनके इनके मसाइल को सुने और किसी तरह से कोई एक वे आउट निकालें, जिसमें जिस तरह से उनके मुतालबात हैं, जैसे आपने देखा कि एफआईए में भी चेंजेस कर दी उन्होंने, आगे भी आप देखेंगे कि चेंजेस आएंगी। तो ये एक तरह से अंडर हैंड आप समझ लें कि एक सॉफ्ट एनआरओ तो एनआरओ इन्होंने है, सही। दे दिया है। और ये मैं बिल्कुल इस पे मुत्तफ़िक हूँ कि ये एनआरओ इन्होंने जहांगीर तरीन को दे दिया है, उसके बगैर उनकी हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। ठीक। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो जहाँ तक केस के ताल्लुक़ है, इसमें इमरान खान साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, और अब इसमें से अल्लाह ताला ही इनको निकाल सकते हैं। ये इनसे इनकी गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ी गलती है, मैं समझता हूँ। सही। और ये किसी ने इनको गलत गाइड किया, और उन्होंने कहा कि जी इस तरह से हम इससे पहले कि ये कल को कोई बड़ा मसला बन जाए और ये कल को, तो हम इससे पहले इनको हटा दें। तो साइड। ये इन्होंने कोशिश की और ठीक। इसमें ये बुरी तरह फंस चुके हैं। बहुत बुरी तरह इसमें फंस चुके हैं, और ये हुकूमत की गलती है। बहुत शुक्रिया मेजर ट्राय नदीम शेख साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलतियाँ मौजूदा हुकूमत की अपनी हैं। अगर हम इनकी बैड गवर्नेंस की बात करें, इमरान खान साहब के जो वादे थे उनकी बात करें, कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे 22 साल मेरी मेहनत है, मेरे पास 200, पूरे पाकिस्तान से 200 लोगों को चुनूँगा और वो 200 लोगों की टीम होगी जो इस पाकिस्तान को चलाएगी। शुरू में आपने कहा कि 90 दिन में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, सिस्टम सही कर देंगे, रिफॉर्म्स लेके आ जाएंगे। सारे दावे के जो थे वो धरे के धरे रह गए और आपको यू टर्न्स लेने पड़े। इस वक्त भी इक़्तिदार में आने के बाद भी 2.5 साल के बाद आप ये कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। कब तक सीखेंगे? क्योंकि इस वक्त कौम की चीखें निकल रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और आपके जो रिफॉर्म्स हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा, और हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। मुझे और एजेंडा पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।